पूरा जो काराकस शहर है उसको ब्लॉकआउट कर दिया गया। निकोलस मादुरो उनका पत्नी के साथ सोए हुए थे, उसी बिल्डिंग में ही डेल्टा फोर्स उतरते हैं का हाथ में हथकड़ी बांध के, आंखें में काला पट्टी डाल के उनको वेनेजुएला से न्यूयॉर्क सिटी को ले लिया जाता है। ये सारे जो घटना है डोनाल्ड ट्रंप लाइव टेलीकास्ट के जरिए से देख रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप ने इस ऑपरेशन के लिए ऑर्डर जारी किए थे। इसी ऑपरेशन को पूरा करने के लिए अमेरिका का बहुत सारे जो सोल्जर है वो वेनेजुएला के अंदर घुसते हैं, वहां पे सीक्रेट एजेंट बन के रहते हैं और वेनेजुएला के जितना ही सब गुप्त तथ्य है कलेक्ट करते हैं। ऐसे तो अमेरिका का जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है वेनेजुएला का जो प्रेसिडेंट को डिक्टेटरशिप भी बोल दिए थे। रूसिया का जो फाइटिंग इक्विपमेंट दिया था, आर्मी इक्विपमेंट दिया था, मिलिट्री इक्विपमेंट दिया था, सब कुछ दिया था। लेकिन जो वेनेजुएला का जो प्रेसिडेंट का पास ये सब था। लेकिन 3 जनवरी 2026 को ऐसे हुआ किया कि वेनेजुएला का जो प्रेसिडेंट है जो हमेशा सिक्योरिटी में घेरा रहता है, लेकिन फिर भी अमेरिका उसको उठा के ले गया कि अमेरिका सुपर पावर है तो इस तरह से जो करता है उसका दादागिरी। 23 नवंबर 1962 को निकोलस मादुरो का जो जन्म हुआ था एक मिडिल क्लास परिवार में हुआ था, काराकास शहर में। उनका जो फादर है मिलिटेंट ड्रीमर, एक ट्रेड यूनियन का नाम है, ट्रेड यूनियन लीडर थे। 22 अप्रैल 1989 को निकोलस मादुरो का जो फादर है उनका एक्सीडेंट हो गया, एक गाड़ी एक्सीडेंट हो गया और उसमें से वो चल बसे। तो उसका बाद निकोलस मादुरो का ऊपर पूरा रेस्पॉन्सिबिलिटी आके बच गया था। ऐसा तो नहीं है कि निकोलस मादुरो बहुत रिच परिवार में थे, एक मिडिल क्लास परिवार में थे। तो उसका बाद वो अपना पढ़ाई छोड़ दिए। पढ़ाई में मादुरो कभी आगे नहीं बढ़ पाए। स्कूल की पढ़ाई अधूरी रह गई, लेकिन राजनीति का जुनून बढ़ता गया। रोजगार के लिए उन्होंने कराकस मेट्रो में बस ड्राइवर की नौकरी की। यही वो दौर था जब उन्होंने मजदूरों के लिए आवाज उठानी शुरू की और एक अनौपचारिक यूनियन खड़ी की। यहीं से सत्ता के खिलाफ संघर्ष उनकी पहचान बनने लगा। 1990 के दशक की शुरुआत में मादुरो क्यूबा गए। वहां उन्होंने कम्युनिस्ट राजनीतिक प्रशिक्षण लिया। क्यूबा ने उनके सोचने का तरीका बदल दिया। समाजवाद, साम्राज्यवाद विरोध और अमेरिका के प्रति अविश्वास उनकी राजनीति की नींव बन गया। इसी दौरान वेनेजुएला में एक और नाम उभर रहा था, हुगो चावेज। 1992 के असफल सैन्य तख्तापलट के बाद जब चावेज जेल में थे, मादुरो उनके समर्थन में खुलकर सामने आए। यही निष्ठा बाद में उनके लिए सबसे बड़ा राजनीतिक हथियार बनी। 1998 में जब चावेज राष्ट्रपति बने, मादुरो सत्ता के केंद्र में पहुंचने लगे। पहले सांसद, फिर संविधान सभा के सदस्य और बाद में नेशनल असेंबली के अध्यक्ष मादुरो अब सिर्फ कार्यकर्ता नहीं, सत्ता के रणनीतिकार बन चुके थे। 2006 में चावेज ने उन्हें विदेश मंत्री नियुक्त किया। इस पद पर रहते हुए मादुरो ने वेनेजुएला की विदेश नीति को पूरी तरह अमेरिका विरोधी दिशा दी। रूस, चीन, ईरान और क्यूबा से रिश्ते मजबूत हुए। इजराइल से संबंध तोड़े गए, फिलिस्तीन का समर्थन किया गया और अमेरिका को खुले मंच से चुनौती दी गई। इसी दौरान न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर अमेरिकी अधिकारियों द्वारा कुछ समय के लिए रोके जाने की घटना ने दोनों देशों के रिश्तों में और जहर घोल दिया। 2012 में चावेज की बीमारी ने राजनीति की दिशा बदल दी। एक ऐतिहासिक टीवी भाषण में चावेज ने देश से कहा, अगर उन्हें कुछ हो जाए तो मादुरो को राष्ट्रपति बनाना। मार्च 2013 में चावेज की मौत हुई और मादुरो सत्ता की कुर्सी पर बैठे। चुनाव जीता, लेकिन बेहद मामूली अंतर से। विपक्ष ने परिणाम मानने से इनकार कर दिया। यहीं से वेनेजुएला का सबसे अंधकारमय दौर शुरू हुआ। तेल की कीमतें गिरी, अर्थव्यवस्था बिखर गई, महंगाई इतनी बढ़ी कि नोट बेकार हो गए। लोग खाने पीने की चीजों के लिए लाइन में लगने लगे। लाखों नागरिक देश छोड़कर भागने लगे। लेकिन सत्ता छोड़ने की बजाय मादुरो ने नियंत्रण और सख्त कर दिया। विरोध प्रदर्शनों को कुचला गया। अदालतें सरकार के पक्ष में झुक गईं। 2017 में संसद को दरकिनार कर नई संविधान सभा बना दी गई। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने इसे लोकतंत्र की हत्या कहा। मानवाधिकार संगठनों ने हजारों कथित फर्जी मुठभेड़ों और सुरक्षा बलों द्वारा नागरिकों की हत्याओं के आरोप लगाए। अमेरिका ने मादुरो को तानाशाह घोषित किया, प्रतिबंध लगाए गए, उस पर नशा तस्करी और आतंक से जुड़े आरोप लगे। उसकी गिरफ्तारी पर करोड़ों डॉलर का इनाम घोषित हुआ। बावजूद इसके मादुरो सत्ता में बना रहा। उसने धीरे धीरे कुछ समाजवादी नीतियां छोड़ी, बाजार को सीमित छूट दी और अर्थव्यवस्था में हल्की रिकवरी दिखाई देने लगी। लेकिन टकराव खत्म नहीं हुआ। अब आके पहुंचा 3 जनवरी 2026। काराकास शहर में रात को 2 बजे बहुत सारा हेलीकॉप्टर बहुत कम ऊंचाई में फ्लाई कर रहे थे।
और वही हेलीकॉप्टर में अमेरिका का मिलिट्री बैठा हुआ था। वो मिलिट्री का नाम है डेल्टा फोर्स। वो जो हेलीकॉप्टर बहुत कम ऊंचाई में फ्लाई कर रहा था, जैसे कि वेनेजुएला का जो रेडर सिस्टम है वो उसको नहीं पकड़ पाए। और उसी समय जो है ना निकोलस मादुरो उनका पत्नी के साथ सोए हुए थे। उसी बिल्डिंग में ही डेल्टा फोर्स उतरते हैं, अमेरिका का डेल्टा फोर्स। और डेल्टा फोर्स उतरने के बाद निकोलस मादुरो को कैप्चर करते हैं। और निकोलस मादुरो के पास कोई भी टाइम नहीं बच पाता है कि वो वहां से कोई सेफ जोन को जा सके। उस समय जो डेल्टा फोर्स है निकोलस मादुरो और उनका जो पत्नी को कैप्चर कर लेते हैं, अरेस्ट कर लेते हैं। उनका हाथ में हथकड़ी बांध के, आंखें में काला पट्टी डाल के उनको अमेरिका में जो न्यूयॉर्क सिटी है, वेनेजुएला से न्यूयॉर्क सिटी को ले लिया जाता है। ये सारे जो घटना है, ये सारे घटना जो वहाँ पे जो ऑपरेशन हो रहा था, इसको डोनाल्ड ट्रंप और सीए का जो डायरेक्टर है और डिफेंस फोर्स का जो मेन आदमी है जो अमेरिका का, वो इसको सब देख रहे थे, लाइव टेलीकास्ट के जरिए से देख रहे थे। ये ऑपरेशन होने का थोड़ी देर पहले डोनाल्ड ट्रंप ने इस ऑपरेशन के लिए ऑर्डर जारी किए थे। ये जो ऑपरेशन हुआ ये ऐसे नहीं कि सडन हुआ है, ये ऑपरेशन के लिए बहुत दिन का मेहनत लगा है डेल्टा फोर्स को, अमेरिका का मिलिट्री फोर्स को। और ये जो ऑपरेशन के लिए बहुत सारा मॉक ड्रिल भी किया गया है। अगस्त 2025 को इसका प्लानिंग हुआ था। इसी ऑपरेशन को पूरा करने के लिए अमेरिका का बहुत सारे जो सोल्जर है वो वेनेजुएला का अंदर घुसते हैं, वहाँ पे सीक्रेट एजेंट बन के रहते हैं और वेनेजुएला के जितना ही सब गुप्त तथ्य है, सीक्रेट रिपोर्ट है, वो सब कलेक्ट करते हैं। जो 3 जनवरी को सबसे पहले उन्होंने पूरा जो काराकस शहर है उसको ब्लॉकआउट कर दिया गया। ब्लॉकआउट करने के बाद ये ऑपरेशन का अंदर अंजाम दिया गया। देखिए वेनेजुएला जो देश है क्रूड ऑयल जो देने में वो सबसे नंबर 1 है पूरा फोल वर्ल्ड में। उसका नीचे ईरान आता है, उसका नीचे इराक आता है, उसका बाद बहुत सारे कंट्री भी आते हैं। लेकिन वेनेजुएला जो देश है वो अमेरिका का एंटीपैटी बन गए थे। अमेरिका का एंटीपैटी इसलिए बन गए थे, वेनेजुएला जो है अमेरिका का जो कट्टर दुश्मन है चाइना के साथ हाथ मिलाया और रूसिया के साथ भी हाथ मिलाया है। ऐसे भी रूसिया का भी कुछ मिलिट्री इक्विपमेंट वेनेजुएला के पास भी है और वेनेजुएला ईरान का साथ भी हाथ मिलाया। यही जो चीज़ है, यही चीज़ अमेरिका को पसंद नहीं आता था। ऐसे तो अमेरिका का जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है, वेनेजुएला का जो प्रेसिडेंट को डिक्टेटरशिप भी बोल दिए थे। और डोनाल्ड ट्रंप भी अमेरिका का जो प्रेसिडेंट को वार्निंग भी दिए थे, तुम अपना पोस्ट से रिजाइन कर दो और देश छोड़ के कहीं और चले जाओ, तुर्की चले जाओ। बट वेनेजुएला का जो प्रेसिडेंट है इसको इग्नोर करते रहे। अमेरिका जो प्रेसिडेंट ट्रंप है उनका जो चुनौती को इग्नोर करते रहे और उल्टा बहुत सारा डांस वीडियो भी बना है। वो अमेरिका को ये बोलते रहे अगर लेना है तो मुझे यहाँ से किडनैप करके ले जाओ। तो ये हुआ और वही चीज़ 3 जनवरी 2026 को ये सब जितना ऑपरेशन के जरिए से हो गया है। वेनेजुएला पूरा वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल देता है, इसके लिए बहुत सारा देश वेनेजुएला में इन्वेस्ट कर रखे हैं। जैसे इंडिया का रिफाइनरी की तरफ से इन्वेस्ट है, चाइना भी $1 बिलियन का ऊपर इन्वेस्ट कर रखा है। वहाँ पे कंस्ट्रक्शन काम के लिए चाइना का वर्कर भी वहाँ पे हैं, कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है और चाइना बहुत सारा इन्वेस्ट कर रखा है। वैसे ही रूसिया भी कर रखा है। ऐसे ही तो रूसिया वेनेजुएला को सब कुछ दिया था, जैसे रूसिया का जो फाइटिंग इक्विपमेंट दिया था, आर्मी इक्विपमेंट दिया था, मिलिट्री इक्विपमेंट दिया था, सब कुछ दिया था। लेकिन जो वेनेजुएला का जो प्रेसिडेंट का पास ये सब था, लेकिन 3 जनवरी 2026 को ऐसे हुआ किया कि वेनेजुएला का जो प्रेसिडेंट है जो हमेशा सिक्योरिटी में घिरा रहता है, लेकिन फिर भी अमेरिका उसको उठा के ले गया। इसके ऊपर बहुत सारे देश भी यही चीज बोलते हैं कि ये तो सारा से सारा डकैती है। कोई बोलता है कि अमेरिका सुपर पावर है तो इस तरह से जो करता है उसका दादागिरी है। और बहुत सारे देश भी अमेरिका को सपोर्ट करते हैं और बहुत सारे देश भी अमेरिका को सपोर्ट नहीं करते हैं। लेकिन अमेरिका को उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अमेरिका ने जो करना है वो कर दिया। अभी निकोलस मादुरो और उनका जो पत्नी को अमेरिका अपना कोर्ट में पेश किया है। अमेरिका खुद को लोकतंत्र का सबसे बड़ा रक्षक बताता है, लेकिन उसके इतिहास और हाल की कार्रवाइयों को देखें तो तस्वीरें जटिल लगती है। जिस ऑपरेशन की बात हो रही है उसे डोनाल्ड ट्रंप के दौर में राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर सही ठहराया गया, मगर सवाल यह है कि क्या किसी दूसरे संप्रभु देश के मामलों में दखल देना लोकतंत्र कहलाता है? यह पहली बार नहीं हुआ। इससे पहले इराक में सद्दाम हुसैन को हटाया गया और बाद में यह भी साबित नहीं हो सका कि जिन हथियारों का बहाना बनाया गया था वे मौजूद थे। ओसामा बिन लादेन का मामला अलग था क्योंकि वह आतंकवादी था,
राष्ट्रपति नहीं। लेकिन वेनेजुएला में स्थिति उलझी हुई है, जहां कुछ देश सरकार को मानते हैं और कुछ उसे अवैध कहते हैं। अमेरिका इसे लोकतंत्र की रक्षा कहता है, जबकि विरोधी इसे संप्रभुता पर हमला मानते हैं। इस बीच प्रतिबंधों और करेंसी दबाव का सबसे बड़ा नुकसान आम लोगों को होता है। चाइना अपने हितों के कारण वेनेजुएला के साथ खड़ा दिखता है, जबकि इंडिया ने हमेशा संतुलित और व्यावहारिक रुख अपनाया है। यही वजह है कि दुनिया में यह सवाल बना रहता है कि क्या यह सच में लोकतंत्र है या फिर ताकतवर देशों की राजनीति।